आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त बिहार के चुनाव की, क्योंकि दोनों मरहले की पोलिंग हो चुकी है और अब एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। हम भी एग्जिट पोल ही करने जा रहे हैं और 14 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन इन 2-3 दिनों में जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल को लेकर के उठापटक मचेगी। कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। कोई जो है अभी आप देखेंगे एनडीए को जिता देगा, कोई इंडिया गठबंधन को जिता देगा, ये सब चलेगा। कोई अभी पीके की तरफ बढ़ेगा, कोई एमआईएम को किंग मेकर बताएगा। बहुत सारी बातें प्रेडिक्शन होंगी। लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मैं बात कर रहा हूँ जनाब कलीमुल हफीज साहब की। तो इन्होंने बड़े इलेक्शन लड़वाए हैं। खुद दिल्ली में इलेक्शन, जब ये एमआईएम के प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने चुनाव लड़वाया और करीब से इन्होंने सियासत को देखा है और बिहार पे बड़ी गहरी नज़र इन्होंने रखी हुई थी। तो मैं इनसे बातचीत करूंगा और इनका प्रेडिक्शन क्या है। छोड़ दीजिए एग्जिट पोल कौन क्या कह रहा है, लेकिन कलीमुल हफीज साहब, एग्जिट पोल तो जाहिर सी बात है वो हम बिहार में ही मैंने देखा था। आपको याद होगा एक एग्जिट पोल ने बीजेपी को 2015 में 160 सीट दे दी। अब मालूम हुआ कि जब नतीजा आया तो 60 सीट भी बीजेपी को नहीं मिली। बाद में उसने माफी मांगी थी और वो चाणक्य, मुझे याद है चाणक्य जो है, जो दिल्ली के लिए जिसने किया था, बिल्कुल मुझे सब ये कह रहे थे गिन ली थी क्या सीट इस तरह से, लेकिन वो टूट गया था बिहार में 2015 में जब सुनामी थी मोदी जी की। तो बहुत जगह यूपी में भी आपने देखा था कि किस तरह से 2017 में और 22 में भी, 22 में खास तौर से समाजवादी की सरकार आ रही है। एग्जिट पोल ने भी बता दिया था। अब उसके बाद तो बहरहाल ये एग्जिट पोल ठीक है, अच्छा है, वो चल रहे हैं। आप कैसे इसको ऑब्जर्व करते हैं, कैसे देखते हैं इसको इलेक्शन? देखिए, हालिया दिनों में जो बिहार का इलेक्शन है वो बड़ा दिलचस्प रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा चर्चा और इतना वक्त मिला है इसके बात करने का। खासतौर से 2-3 मुद्दे उसके साथ चले हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन यानी वोट चोरी और एसआईआर। और वो एक इतना बड़ा, हिंदुस्तान की लोकतंत्र की तारीख में इतना बड़ा ब्लेम किसी मेजर अपोजिशन पार्टी ने चुनाव आयोग पर लगाया, वैसा नहीं हुआ। और उसको भी हमारा जो जिस तरह का मीडिया है वो डाइजेस्ट कर गया। बहरहाल वो चुनाव हुआ और बिहार खुद अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेट है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो भले से चाहे वो उद्योग में आगे ना हो या वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ना हो, लेकिन राजनीति में बहुत आगे है। उनका बच्चा बच्चा राजनीति में इंटरेस्ट लेता है, बात करता है, बाकायदा उसमें एनालिसिस होते हैं और तजिया फुल होता है। तो बिहार के बारे में जितना हम लोगों ने सबने सुना है, यकीनन आपने तो खैर पार्ट भी लिया है उसमें, डिबेट में भी रहे हैं आप, तो ये सब अच्छा खासी इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर उन तमाम इंफॉर्मेशन को आप समराइज कर दें और जिस तरह का वोटर टर्नआउट फर्स्ट फेज में रहा, जो 66 पॉइंट समथिंग है, जो कि 70 तक जा सकता है अभी, और क्योंकि फाइनल आंकड़ा अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। लेकिन आज का तो कमाल हो गया। आज 3 बजे तक कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, खासतौर से किशनगंज में 66% को क्रॉस कर गया 3 बजे तक, जो कि 2020 में ये 3 बजे तक का परसेंटेज 28% और 30% था। कुछ जगह पे 60% हुआ। तो ये जो इतना जो चार्ज वोटर है वो क्यों है? मेरी नजर में तो 2-3 वजह समझ में आती है। एक तो ये कि वोट चोरी गद्दी छोड़ वाला जो नारा चल गया है आम वोटर में, खासतौर से वो वोटर जो महागठबंधन का सपोर्टर माना जाता था, उसके अंदर ये डर था कि हमारे वोट काट दिए जाएंगे या काट दिए गए हैं, तो उसको उन्होंने ज्यादा वोटिंग की है, नंबर 1। नंबर 2, पीके का भी एक फैक्टर रहा है। पीके ने जो पिछले 3 बरस से वहां घूम घूम के जो पदयात्रा की और वहां लोगों में जो एक अलग जगाई, तो भले से उनको वोट कितना मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने कम से कम अवेयरनेस जरूर ला दी आम वोटर। खास तौर से उनके 3 जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है। पहला कंट्रीब्यूशन ये कि बिहार के इलेक्शन को उन्होंने, जो ट्रेडिशनल ट्रेंड रहता था कि जंगल राज वर्सेस सांप्रदायिक ताकतें, उससे हटा दिया, मुद्दों पे ले आए। मुद्दे भी कौन से मुद्दे? क्योंकि वहां से पलायन होता है, उस मुद्दे को वो ले आए। दूसरा बेरोजगारी है, उस मुद्दे को ले आए। तीसरा, जो बीजेपी भ्रष्टाचार करके, करप्शन करके खुद को साफ साबित हो जाती थी और मीडिया उसको सपोर्ट करता था, उसको तोड़ दिया उन्होंने बीजेपी के 4 मिनिस्टर को हाईली करप्ट डिक्लेयर कर दिया। तो डिग्री वाले एपिसोड में जो उन्होंने धोया है बीजेपी के मिनिस्टर को,
सम्राट चौधरी को, मंगल पांडे को, एक और दूसरे चौधरी हैं उनको, मतलब कमाल का था वो। अब उससे क्या हुआ कि वो चुनाव हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं हो पाया। दूसरा ये कि लोगों में जो उनका सपोर्टर था उसमें भी चार्ज आ गया। तीसरा जो इसके साथ साथ खेल चला वो किसी हद तक महागठबंधन में भी था। महागठबंधन में अंदरूनी लड़ाई थी लेकिन वो बाद में सॉल्व हो गई। लेकिन एनडीए में भी खूब लड़ाई थी और वो लड़ाई आगे आखिर तक चली है। आज तक बीजेपी वर्सेस जेडीयू लड़ाई रही है, खामोश रही, क्योंकि कोई अच्छा बीजेपी समझ रही थी कि हम शायद नीतीश कुमार को डंप कर देंगे और उनका नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो जेडीयू की पार्टी में वो दो भाग हो जाएंगे और हम सुपर हो जाएंगे और जेडीयू हमारी पिछलग्गू पार्टी हो जाएगी। लेकिन उसका हुआ उल्टा, वो बूमरैंग कर गया। लोगों ने जेडीयू को ज्यादा सपोर्ट किया बीजेपी के मुकाबले पे, या बीजेपी की वो तमाम एलआई पार्टी जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी, चाहे वो रामविलास पासवान की, सॉरी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी हो, या ललन सिंह वाला फैक्टर जेडीयू का हो, या मांझी हो, या इन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया है पब्लिक ने। अब आते हैं कि जो ये तो एक जनरल बात है जो इस इलेक्शन में रही। अब सवाल ये है कि आखिर होगा क्या, और बिहार का इलेक्शन इतना दिलचस्प होने के साथ साथ क्या मुल्क की सियासत पर भी अपना असर कोई छोड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ मुमताज आलम साहब कि बिहार एक ऐसी जरखेज जगह है सियासी तौर पर कि वहां से कई आंदोलन जन्मे हैं और पूरे हिंदुस्तान पे छा गए। बिल्कुल। चाहे वो गांधी जी का चंपारण आंदोलन हो, चाहे वो जेपी मूवमेंट हो, और चाहे वो इवन विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी जो सबसे ज्यादा एनर्जी मिली वो पटना से ही मिला। अब आइए इस वाले मूवमेंट में भी जो चुनाव आयोग के खिलाफ जो माहौल बना है वो भी बिहार से बना है। अब ये इलेक्शन क्यों मायने रखता है? इलेक्शन इसलिए मायने रखता है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बता रहा है तो ये बता रहा है कि फाइट तो नेक टू नेक थी, लेकिन कौन सी पार्टी अपना ज्यादा वोट डलवाने में कामयाब हो, ये देखने वाली बात, ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पे जो मैं समझ रहा हूँ कि जो महागठबंधन का एरिया है, खास तौर से सीमांचल एरिया है, जैसे सीमांचल में आज देखिए आप 75-80% को क्रॉस कर गया है वोटिंग परसेंटेज। गोपालगंज में चले जाइए आप, सीवान में चले जाइए आप, जहां जहां महागठबंधन का होल्ड है वहां वहां परसेंटेज बहुत हाई है। तो एक तो ये से ये बात पता चलती है कि जो उनका वोट पहले था वो इस टर्नआउट की वजह से बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जो जेडीयू और बीजेपी में लड़ाई होने की वजह से जेडीयू को तो नेचुरल बेनिफिट मिला चूंकि वहां की ओरिजिनल पार्टी है। बीजेपी को इसलिए नुकसान और ज्यादा हुआ क्यों, एक तो जेडीयू के कैडर को ये लगा कि ये हमारे नेता को डाउन करना चाहते हैं तो उसने बीजेपी को सपोर्ट किया। दूसरा, बिहार में बीजेपी लीडरलेस पार्टी, बीजेपी के पास एक भी लीडर नहीं है। जो थे उनके सुशील कुमार मोदी वो अब ऊपर जा चुके हैं, नहीं अब तो इंतकाल हो गया सुशील मोदी का, तो उनके पास कोई लीडर है ही नहीं। जो लीडर सम्राट चौधरी है वो भी आरजेडी से आए हैं, या वो जो दूसरे वाले हैं वो भी दूसरी पार्टी से आए हैं, तो उनका बहुत ज्यादा कोई ग्राउंड पे एक्सेप्टेंस नहीं है। जो थोड़ा बहुत था भी वो पीके ने धो दिया। अब सवाल ये है, अमित शाह वहां पे डेरा डाले बैठे। अमित शाह ने जो तो ललन सिंह को ला रहे हैं, ये ललन सिंह को ला रहे हैं, उनका पूरा प्लान है। इसीलिए नीतीश कुमार ने मोदी के रोड शो से भी मैं भी जाने से इनकार कर दिया, तो नीतीश कुमार की जगह मोदी को ललन सिंह को खड़ा करना पड़ा। इसके अलावा जिस तरह की जो नीचे तक मैसेजिंग हुई है वो ये हुई है कि किसी तरह से भी जेडीयू को पावर में नहीं आ रहे। नीतीश कुमार ललन सिंह से मिलने चले गए आज। नहीं, वो तो देखिए जाहिर बात है, नीतीश है, यकीनन उनकी सेहत खराब है, वो अपना थोड़ा सा उतने सेंसेस नहीं है उनके, लेकिन उसके बाद भी नीतीश है। नीतीश ने किस किस को ना धोखा दिया। अगर नीतीश की पॉजिटिविटी आप धोखे में देखें तो नीतीश ने अपने उस्ताद जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा दिया, नीतीश ने अपने उस्ताद शरद यादव को धोखा दिया, नीतीश ने अपने उस्ताद लालू को धोखा दिया, नीतीश ने अब जो पलटियां मारी हैं अभी 4-5 हजार, तो उनका नाम ही बाकायदा पलटू राम हो गया। तो इसलिए कि नीतीश को कोई धोखा दे देगा तो उसके लिए तो एक महानीतीश बनना पड़ेगा, वो है नहीं कोई। दूसरी एक जो मजेदार बात है इसमें वो ये है कि तेजस्वी ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई। तेजस्वी ने पूरा, मैं उसका कैंपेन देख रहा था कि उसने वो जितनी 143 सीट्स लड़ रहे हैं वो जबरदस्त फाइट है। अलबत्ता कांग्रेस और जो उनके एलआई जो 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, इसमें सीपीआई एमएल के पास है या वीआईपी के पास है, ये उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये अगर इतना भी कर लें जितना पिछली बार किया था इन्होंने
तब भी महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, क्योंकि इनके पास जो इनके आपस में रिफ्ट हुआ और जो लोकल इलेक्शन बन जाएगी क्यों? अभी आपको डाउट है थोड़ा? नहीं, मुझे डाउट की अब तो एग्जिट पोल आ गया है, अब तो नहीं, मुझे डाउट की बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तेजस्वी ने बहुत अच्छा किया है, तेजस्वी प्लस करेंगे। तेजस्वी किसी भी हाल में जो है अपनी पुरानी वाली टैली को दो फैक्टर कलीमुल हफीज साहब वहाँ पे जो काम कर रहे थे, एक तो 10,000 जो गवर्नमेंट का था वहाँ पे दिया जाना, एक तो वो काम कर रहा था एनडीए की तरफ से। दूसरा वहाँ पे जो तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर से एक नौकरी मिले, दोनों में कौन ज्यादा हावी होगा? देखिए, जो उनका 10,000 वाला वो किसी हद तक काम किया है। वैसे भी महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो प्रो नीतीश है, इन 10,000 ने उसको और 2 वाला कर दिया। लेकिन युवा जो है ना, अक्रॉस द कम्युनिटी, अक्रॉस द कास्ट, जेनजी जो है वो आउटराइटली तेजस्वी के साथ, तो युवा का अपना एक मामला है। दूसरा जो है, जो देखिए 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है, अब उसको कितना मैनेज करेंगे, बस इतना ही आप मैनेज कर सकते हैं कि मतलब नीतीश का चेहरा देख देख के थक गए लोग। नीतीश का चेहरा देख के थक चुके थे, नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। अगर बीजेपी उनके साथ विश्वासघात न करती तो नीतीश जो रिकवर कर गए वो नहीं कर पाते थे। नीतीश रिकवर कर गए, बीजेपी नीचे चली गई। जितनी भी सीटें जीत रही है आरजेडी और महागठबंधन, वो सब वो सीटें जीत रही है जिसको अदर देन जेडीयू लड़ा जाए। पलटू राम हो सकते हैं क्या नीतीश? अभी भी हो सकते हैं। नीतीश कुमार ही सर्टिफाइड पलटू राम। तो सेंटर में भी फर्क पड़ जाएगी। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, सेंटर में डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि देखिए, जिस चीज से बचने के लिए नीतीश कुमार डर रहे थे, क्योंकि देखा कि बीजेपी पार्टी तोड़ देती है, महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा और जगहों पे। नीतीश कुमार को जो सबसे ज्यादा डर था वो ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी ले उड़े सारे। भाई एक दौर में चिराग पासवान को पैदल कर दिया तो सारे एमपी जो है तो, लेकिन अब अगर वही सिचुएशन आएगी तो रुकेंगे नीतीश कुमार फिर तो? नहीं, देखिए नीतीश कुमार की पोजीशन तो उससे भी पार्टी तोड़ने से भी ज्यादा जलालत की थी। बहुत ह्यूमिलेट किया गया नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार इसका बदला जरूर लेंगे। अब नीतीश कुमार के पास बदला लेने के 2 तरीके हैं। अगर नीतीश कुमार बीजेपी से बड़ी पार्टी बनते हैं, जो कि बनते हुए नजर आ रहे हैं, साफ नजर आ रहे हैं, तो जेडीयू कभी भी बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएगी। उसके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे कि पहली प्रेफरेंस उसकी ये रहेगी कि वो बीजेपी को बिल्कुल डंप करे और वो आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ अपनी सरकार बना ले, भले से 6 महीने खुद मुख्यमंत्री रहेगा, उसके बाद वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे। ये तब होता है जब महागठबंधन के पास बहुमत नहीं आता है। लेकिन मेरा जो अभी तक का तजिया है, जिस तरह की रिपोर्ट्स हमें मिल रही है, तेजस्वी किसी भी हाल में 80 के आसपास रहने वाले हैं, 80 प्लस जीतने वाले हैं तेजस्वी। अब तेजस्वी को चाहिए सिर्फ सरकार बनाने के लिए 32 सीटें। तो पहले भी 32 से ज्यादा सीटें थी, क्योंकि 16 सीटें जीती थी सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, और 19 सीटें जीती थी 122 सीटें चाहिए। नहीं, 16 सीटें जीती थी पिछली बार कम्युनिस्ट पार्टी, अच्छा। 19 सीटें जीती थी कांग्रेस, यानी 35। और अगर आप 5 इनकी मान लो, समाज एमआईएम की भी, क्योंकि ये बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं, तो 40 मान लीजिए। तो 40 सीटें मिलके और अगर ये 80 जीत लाते हैं तो आराम से 120-22 पे पहुंच रहे हैं। इसमें वीआईपी भी सीटें जीत रहे हैं और कुछ आईपी गुप्ता भी 1 सीट तो जीत ही रहे हैं, कम से कम वीआईपी 3 सीटें जीत रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा आ रहा है हमारे पास वो 130 प्लस का आ रहा है कि 130 प्लस महागठबंधन जीत रहा है। ऐसा हमें 130 प्लस 131 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, जो बाकायदा छन कर आया। और प्रशांत किशोर को भी, पीके को भी कोई 3 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, मैं भी समझता हूं कि वो 4-5 सीटें जीत जाएंगे। प्लस आइए आप बीजेपी के पास, बीजेपी और जेडीयू आपस में रिवर्स हो जाएंगे। बीजेपी की जगह जेडीयू पहुंच जाएगी, जेडीयू की जगह बीजेपी पहुंच जाएगी। और रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, वो वैसे ही रहेंगे और पुराने मुकाबले पे टैली और कम हो जाएगी। जितने उनको लोकसभा में सांसद उससे भी कम पे चले जाएंगे, जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं। अब देखना ये है कि जो एक बहुत मशहूर एक और जुमला वहां चल रहा है कि जनादेश तो यही है कि महागठबंधन आ जाएगा, लेकिन अब ज्ञानादेश क्या आता है ये देखने की। नहीं, ठीक बात है। अब थोड़ा सा अगर हम सीमांचल की बात कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से दिन वैसी है, उप मुख्यमंत्री की बात भी खूब चली,
बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ने तो कहा कि भाई सीमांचल के बेटा क्यों मुख्यमंत्री न बने, ऐसा सिनेरियो बन जाए। कोई कह रहा है कि भाई 25 सीटों पे लड़े तो 15 सीट अगर आ गई तो दावा ठोक देंगे कि भाई अब यहाँ से सीमांचल से मुख्यमंत्री बनाओ, इस तरह मतलब बातें हो रही हैं। लेकिन खैर वो बातें हैं तो सब तरह की होती हैं। आपको क्या लग रहा है सीमांचल का, क्योंकि आपने भी कहा कि सबसे ज्यादा वोटिंग मुस्लिम जो है वो तो टूट तोड़ दे रहा है। देखिए उसको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके वजूद का मामला है कि इस तरह से यूपी में भी ऐसे ही किया था, उसने वोट किया। तो ये वोट जो टूट के पड़ रहा है ये एमआईएम को, क्योंकि एक जुमला जो है वो तेजस्वी ने थोड़ा से मिस्टेक कर दी, जो उनको वो कह दिया था कि साहब एक्सट्रीमिस्ट का। हाँ जो कह दिया कि साहब से तो उसको उन्होंने ओवैसी साहब ने कहा कि हमें आतंकवादी कह रहे हो, इसलिए ठोक दी। खैर इतना, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ तो ये जो टूट के जा रहा है कहाँ जा रहा है, ओवैसी के पास जाएगा या नहीं जाएगा? देखिए, सीमांचल की आवाम को एक तो मैं सैल्यूट करूंगा कि उनको अपनी सियासी हैसियत का एहसास है। पिछली मर्तबा भी उन्होंने आरजेडी के गुरूर को तोड़ा था, पिछली मर्तबा भी आरजेडी से जो गलतियां हुई थी कमोबेश इस बार भी हुई हैं। अब इस बार क्या हुई है, अगर वो एमआईएम को ना तोड़ते तो आरजेडी आज बिल्कुल स्वीप कर रही होती। जो आरजेडी ने एमआईएम को तोड़ने का गुनाह किया उससे कहीं ना कहीं आवाम में गुस्सा है और वो साफ नजर भी आता है। तो इसलिए एमआईएम अपना ड्यू शेयर तो ले रही है। अब वो पुरानी टैली अपना वो दोहरा पाएगी नहीं दोहरा पाएगी एक अलग बात है, लेकिन जहां तक मेरा अपना आइडिया ये है कि वो कम से कम 3 सीटें जरूर जीत रही है। ये मिनिमम 3 सीटें एमआईएम जीत रही है। हो सकता है पुरानी टैली भी वो दोहरा जाए, क्योंकि जिस तरह से देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में आपको एक बात बता दूं कि आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं। हम लोगों ने तो उनके साथ काम किया है तो इसलिए हम उनसे वाकिफ हैं, उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन जो सियासी तौर पे जो बात कहते हैं वो उसका रिलेवेंस है, वो आम आवाम के जज्बात हैं। अगर सेकुलर पार्टीज मुसलमानों के उन जज्बातों का ख्याल रखें और इन फिरकापरस्त ताकतों से डर करके वो अपने दोगली पॉलिसी ना अपनाएं तो उनको ये दिन देखने को नहीं मिलेगा। इस मर्तबा भी अगर उन्होंने एक मुल्ला को सिर्फ इसलिए कि उस वोट को वो बीजेपी का वोट हो सकता था और अपनी तरफ लाने के लिए डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दिया, अगर मुस्लिम को भी डिक्लेयर कर देते तो कोई नुकसान नहीं होता, फायदा होता, क्योंकि आपका बेस वोट ही मुस्लिम और यादव है। और मुस्लिम और यादव में भी यादव 14% है और मुस्लिम कौन है 18%। तो इसलिए मुस्लिम बड़ा फैक्टर है और वो ओपनली आपके साथ है और इसमें कहने में मानने में कोई बहुत नुकसान होने वाला नहीं है। अगर आप डिप्टी सीएम को तेजस्वी मुस्लिम डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर देते तो तेजस्वी को बड़ा फायदा होता, एमआईएम को नुकसान भी हो सकता था उस मामले। अब एमआईएम को जो बेनिफिट हुआ वो इसी बात पे हुआ कि आखिर आप 5% वाले को तो डिप्टी सीएम बना रहे हो, आप 18% या 18% वाले को आप डिप्टी सीएम डिक्लेयर भी नहीं करना चाहते, उलझा के बात कर रहे हो कि हाँ आप समझिए हमारी स्ट्रेटेजी है। कि क्या स्ट्रेटेजी? सियासत है ये, सियासत में चीजें वादे किए जाते हैं, जो लोग सियासी पार्टियां वादे करती हैं वही नहीं निभाती। अब जिसने आपने वादे ही नहीं किया वो कहां से निभाओगे आप तो कह सकते हो मैंने कोई वादा नहीं किया। तो जब तक आप लोग सेकुलर पार्टीज भी रियलिस्टिक नहीं होंगी तब तक उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे मैं ये बता दूं आपको कि एमआईएम को जितना मैं पहले समझ रहा था कि उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, वही उसको सपोर्ट मिला है और यकीनन वो आरजेडी को मतलब किंग मेकर भी हो सकते, किंग मेकर हो सकते हैं। आरजेडी को डायरेक्ट कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सीमांचल में जिस तरह का वोट पड़ रहा है तो अगर मान लीजिए 5 से 10 सीटों के बीच में आ गए तो किंग मेकर हो जाएंगे। जो नहीं, ये सिचुएशन पिछली बार भी रहने वाली थी, पिछली बार भी 5 सीटें शॉर्ट पड़ने वाली थी और 5 सीटें शॉर्ट पड़ के वो किंग मेकर ही बनते अगर और 10 सीटों की बेईमानी ना होती थी, तो 10 की बेईमानी हो गई। इस मर्तबा भी मैं बता दूंगा आपको कि एमआईएम किंग मेकर बन सकती है। अब एक गलती ना कर जाए आरजेडी जो पहले भी की है उसने, कि वो एमआईएम को तोड़े ना, क्योंकि एमआईएम को तोड़ने से ये लगता है कि आप लीडरशिप के खिलाफ। तो जब एमआईएम आपको सपोर्ट कर रही है तो आप उसको डाइजेस्ट करिए। आप वीआईपी को भी डाइजेस्ट कर रहे हैं ना,
आप आईपी गुप्ता की लीडरशिप को भी डाइजेस्ट कर रहे हैं ना, आप सीपीआई, एमएल और सीपीआई को भी आप डाइजेस्ट करते हैं, तो मुस्लिम लीडरशिप को भी आप डाइजेस्ट करिए। मुस्लिम लीडरशिप को अगर आप डाइजेस्ट करके रखेंगे तो आपको फायदा होगा। कांग्रेस नहीं कर रही है तेलंगाना, अभी कांग्रेस ने जो एमआईएम से सपोर्ट लेके अपना बाई इलेक्शन लड़ रही है हैदराबाद में, तो आरजेडी को भी चाहिए। नहीं, फिर जब शिवसेना के साथ ये लोग जा सकते हैं महाराष्ट्र में, तो एमआईएम तो शिवसेना से ज्यादा वो नहीं है शिद्दत पसंद। असल में देखिए, कोई नॉन हिंदू कोई शिद्दत पसंद पार्टी है तो उसमें कोई बुराई नहीं, हाँ, लेकिन मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अगर मुस्लिम बात कर ले मुसलमानों को तो वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है, वो शिद्दत पसंद हो जाता है। जबकि सच्चाई बात यह है कि सबसे ज्यादा बात करने की अगर किसी को जरूरत है तो मुस्लिम तबके को है। सबसे ज्यादा बैकवर्ड मुस्लिम है, सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार मुस्लिम है, सबसे ज्यादा सियासी तौर पे जुल्म का शिकार मुस्लिम है। तो सियासत में सबसे ज्यादा तो मजलूम की होगी ना सबसे ज्यादा बात। अब अगर असुद्दीन ओवैसी अगर मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो उसको सिर्फ एक ही चश्मे से देखना कि वो बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी को जिता देंगे, ये अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से। बी टीम वगैरह तो मैं भी नहीं मानता। हाँ, मेरे ख्याल से सियासी जमातों को, खासतौर से जो मुस्लिम वोट लेती हैं, उनको अपना दिल बड़ा करना चाहिए और मुस्लिम लीडरशिप को भी अपना एसोसिएशन बनाने की तरफ उनको पहल करनी चाहिए। नहीं, ठीक है। अब आखिर में सरकार किसकी बनवा रहे हैं, क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं इतनी गुफ्तगू के बाद, क्या नतीजा क्या? क्योंकि एग्जिट पोल आ रहे हैं, वो तो इधर उधर वाला दाएं बाएं है और हम बहुत ज्यादा नहीं मानते, लेकिन आपकी बात हम जरूर मानेंगे कि क्या आपको लग रहा है कि क्या सिचुएशन बनेगी? क्योंकि उस बार 10 सीटों का बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। पिछली बार तो 10 सीटें बेईमानी से जिताई गई थी, या तो यूं कहिए महागठबंधन को हराई गई। अब इस मर्तबा भी मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर कोई कम मार्जिन वाली सीटों पे बेईमानी नहीं हुई तब तो टर्नआउट ये बता रहा है असर पड़ेगा। तो एसआईआर का तो पड़ गया सब, एसआईआर की वजह से तो इतना हाई वोटिंग और परसेंटेज है, तो टर्नआउट इसलिए बड़ा काटा है। तो मैं वो पूरा कर दूं। देखिए क्या होता है, आप एक बात बताइए, मेरे गांव के आपने 50 वोट काट दिए और मेरे गांव से होती थी 200 वोटिंग, आप 50 काट दिए, तो मैं तो मुझे जाहिर बात है कि वो आप 200 वोटिंग की जगह मैं 300 वोटिंग करूं तब जाकर उस 50 का असर खत्म कर पाऊंगा। तो इसलिए हाई जो टर्नआउट है वो एसआईआर की वजह है, दूसरा सरकार को हटाने की वजह है, तीसरा किसी को लाने की मोहब्बत भी है। जो वोट अधिकार यात्रा निकली या तेजस्वी के लिए जो युवा पागल है ना, क्योंकि युवा में एनर्जी होती है, वो यूथ मेल यूथ, बहुत सारी गलतियां भी हुई, पेपर लीक हुआ, बेरोजगारी है, पलायन है, दूसरी सड़कें बह गई बारिश में, ब्रिजेस गिर गए, बहुत सारी। इसके अलावा दूसरा जो यानी जो एक विकास बाबू का वो था, वो भी मैं समझता हूँ कि वो ढह गया, वो भी ढहा है। और कब तक जी हाँ, और फिर देखिए चेंज जो है कागज की नाव चलेगी। देखिए चेंज जो है ना, वो इट्स रूल ऑफ नेचर। चेंज चाहता है, आप भी एक ही सब्जी खाते रहे तो आपका मूड खराब हो जाता है, आप सब्जी बीमारी के बावजूद आदमी खा ही लेता है यार। तो इसी तरह से अब ये 20 साल बहुत होते हैं, एंटी इनकम्बेंसी चेंज है। मुझे तो लगता है 100% चेंज है, सिर्फ अगर कोई चुनाव आयोग हरकत ना करे तो जो जिस तरह का टर्नआउट है, जिस तरह का जो वोटिंग परसेंटेज और पैटर्न है, उससे महागठबंधन 15 वाली सिचुएशन कुछ होगी। 2015 वाली भी हो सकती है। 2015 में तो वो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी उनकी, लेकिन ये जरूर है कि 130 प्लस पे महागठबंधन खड़ा हुआ है और ये जो एनडीए है ये 100 से नीचे रह गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे कलीमुल हफीज साहब, जिन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया है कि 130 यानी सरकार बनाने के लिए 243 में से 122 सीटें महज चाहिए और 130 प्लस जो है कलीमुल हफीज साहब दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। खैर, अभी 2-3 दिन बहस जारी रहेगी, इसके बाद भी हम कलीमुल हफीज साहब से रब्ता करेंगे, बातचीत करेंगे कि इन 2-3 दिन बहस में क्या निकला। फिर एक बार उनके साथ हम बैठेंगे, फिर पूछेंगे कि अब वो कहाँ पे खड़े हैं, और फिर जब नतीजा आएगा तब भी मैं बात करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए एमएनसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।